बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट में वो है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन जो है ये एक फिजिकल फिनोमिना है, केमिकल फिनोमिना नहीं है, जस्ट चेंज ऑफ स्टेट है। चेंज ऑफ स्टेट कैसे है? तो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन करें तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। लिक्विड क्या हो जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम एवोपोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसकी हम स्पेसिफिक वो करें तो फिनोमिना है, ये एक प्रोसेस है इन विच a liquid is converted into vapors without external हीटिंग। एक्सटर्नल हीटिंग नहीं देनी है आपने, जो वो खुद ब खुद चेंज हो जाए इनटू वेपर्स, कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं? एवोपोरेशन। ठीक है। ये अब होता कैसे है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, उसमें पानी है या कोई और लिक्विड है, ठीक है। तो उसमें अब मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। ये कोलिजन इलास्टिक होती है। ये अपनी एक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी दूसरे को कन्वर्ट कर देता है, दूसरे को दे देता है। तो अब ये मॉलिक्यूल आएंगे तो सरफेस वाले से टकराएंगे, या खुद इतनी इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू कोलिजन कि वो क्या हो जाएंगे, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़कर उस पे हैवी होकर क्या हो जाएंगे? ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो जब ऊपर आएंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे? गैसियस फॉर्म में, क्योंकि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो वो क्या हो जाएंगे? वेपर्स उसके बन रहे होगा, और वो अगर आप इसको बंद कर लें, कवर कर लें, तो वो दोबारा कंडेंस हो जाएंगे। वो सरफेस जिसके साथ टकराएंगे उसको काइनेटिक एनर्जी दे देंगे और दोबारा क्या हो जाएंगे? कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस हर टेम्परेचर पर जारी रहता है, इवन 0 सेंटीग्रेड पर भी जारी होता है, हायर पर भी जारी होता है, लेकिन सिर्फ रेट में फ़र्क होता है। ठीक है। तो वाटर आप जिसमें टेम्परेचर हो, आप देखते हैं कि वाटर ऐसा कहीं पर बर्तन में अगर रख दें तो कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाएगा? एवोपोरेट हो जाएगा। उसमें मिकदार कम हो रही होगी मुसलसल। ठीक है। अब आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मियों में फिर ज़्यादा वो एवोपोरेट होगा और जल्दी आपका जो है वो बर्तन में आपका वाटर या पानी ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये कहाँ गया? इसकी क्या हुई? एवोपोरेशन हुई। कोई और चेंज नहीं आई, ये फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। वही फार्मूला होगा H2O का, और ये किसके फॉर्म में होंगे? वेपर्स फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है। और ये आप इनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। अब आते हैं, हर लिक्विड का अपना अपना रेट ऑफ एवोपोरेशन होता है। इवन सेम लिक्विड का भी डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट रेट होता है। इवन आप उनके डिफरेंट बर्तनों में रखे एरिया के, सही है, जिनके सरफेस एरिया डिफरेंट हो, तो वहाँ पर भी आपको वो रेट ऑफ एवोपोरेशन सेम टेम्परेचर पर सेम लिक्विड डिफरेंट शो कर रहा होगा। तो अब आते हैं फैक्टर्स की तरफ कि फैक्टर्स कौन से हैं जो एवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो है सेम लिक्विड के लिए अगर आप
सरफेस एरिया भी बढ़ा दें। सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल एक आपके पास ऐसा कंटेनर है, उसमें आपने वाटर डाल दिया, अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और एक आपके पास ये वाला बीकर है, उसमें भी वही पानी उतनी मिकदार डाल दी, लेकिन ये वाला जो होगा ये जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा, क्योंकि सरफेस पर आपके मालिक्यूल ज़्यादा होंगे तो नीचे से मालिक्यूल आएंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किन को दे देंगे, बाय कोलिजन सरफेस वालों को, और सरफेस वाले सरफेस को छोड़ देंगे, और वो क्या, वेपर फॉर्म में। अब यहाँ पर जो है एरिया, सरफेस एरिया कम है, तो आपके वॉल्यूम भी जो है सरफेस एरिया पे मालिक्यूल कम होंगे, तो इनकी रेट ऑफ एवापोरेशन भी कम होगी। तो सरफेस एरिया पे दूसरी जो है टेम्परेचर पर, हमें पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं, तो वो बढ़ेगी। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगी, और अगर टेम्परेचर लोअर कर दें तो रेट ऑफ एवापोरेशन ड्रॉप हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, होगा 0 सेंटीग्रेड पर भी होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, तो उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा उस लिक्विड को एवापोरेट होने में। सही है, तो ये टेम्परेचर हो गया। थर्ड जो हमारे पास है, अब ये डिफरेंट उसका लिक्विड्स का डिफरेंट जो रेट ऑफ एवापोरेशन होता है वो इस फैक्टर्स की वजह से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है, अब जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होगी उतने आपके एवापोरेशन रेट कम होगा। ये अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है, फोर्स जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रांग होगी, जैसे वाटर में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब और भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले अल्कोहल को ले लें तो पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या 3 तक चला जाएगा। सही है, अब उसमें कम है तो वो जल्दी एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, जबकि वाटर एवापोरेशन रेट उसकी बहुत कम होती है। स्पिरिट अल्कोहल आप ले लें, इथेनॉल या मिथेनॉल, तो वो आपका जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, और वाटर बहुत मिनिमम स्पीड के साथ जा रहा होगा, आपको इवन महसूस ही नहीं होगा कि उसमें कोई कमी आ रही है। ठीक है, इसी तरह फिर डाइपोल वाले जो होंगे वो भी, उनकी भी क्या होगी, रेट ऑफ एवापोरेशन स्पीड अप होगी उस बनिस्बत उनके जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगी। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका हो गया टॉपिक एवापोरेशन। इंशाल्लाह आगे हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे आपके चैप्टर इसी लिक्विड स्टेट में से, स्टेट ऑफ मैटर में से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।